देखिए प्रिय बच्चों, रासायनिक बलगत की हमारा टॉपिक चल रहा था और उसमें आपने प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया था। प्रथम कोटि की रिएक्शन से संबंधित हमारे पास जो समीकरण निकल करके आई थी वो आई थी KT बराबर 2.303 log R0 बटे R। ठीक, अगर कोई कहता है ये क्या है, T समय के पश्चात शेष बची सांद्रता। अगर कोई कहता है कि समय T1 है तो हम इसको RT1 लिख देंगे, तो ये जाएगा T1 समय के बाद शेष सांद्रता। कोई कहता है T2 समय है तो इसको T2 लिख देंगे, T2 समय के बाद शेष बची सांद्रता। तो ये हमारे पास एक समीकरण है। अब इस समीकरण के आधार पर एक अंतराली समीकरण निकाली जाती है। अंतराली समीकरण का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि दो अलग अलग समयों के मध्य में क्या इसका अभिक्रिया का वेग होगा, क्या उसका समय होगा, उसे निकालने का तरीका है। तो देखिए अंतराली समीकरण के लिए क्या करना है। बोलिए समीकरण हमारे पास थी, K को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो इस तरह से हो सकता है KT, तो हम कौन से समय पर ले रहे हैं, T1 समय पर ले रहे हैं, T1 समय पर। तो T1 समय पर क्या होगा, KT1 बराबर 2.303 log R0 बटे RT1। ठीक है, इस T1 वाले K को मैं इसकी तरफ ले जाऊंगा तो ये भाग के रूप में पहुंच जाएगा पक्षांतरण से। T2 समय पर दो समयों के मध्य निकाले जाने वाली समीकरण को अंतराली समीकरण कहते हैं। तो ये T2 समय पर, बोलिए T2 समय पर ही आ गई। T2 बराबर 2.302, T1 की जगह क्या आ जाएगा, T2। ठीक, अंतराल का मतलब होता है दोनों को घटा देना। तो हमने समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। अब यहाँ देखें, दोनों को जब घटाएंगे तो दोनों में से कॉमन क्या है, 2.303 के, ये तो कॉमन आ गया। रह क्या जाएगा, घटने वाला स्थान 2 में से 1 है। तो देखो ध्यान से देखना, log R0 बटे RT2 ये माइनस log R0 RT1। फिर से सुन लें कैसे घटाया है। इस पूरे में से ये वाला घटा रहे, इन दोनों को जब रखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 2.303 बटे के log R0 बटे RT2 माइनस 2.303 बटे के log R0 बटे RT1। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2.303 बटे के, और ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। अब मैंने आपको सिखा रखा है log A बटे B का मतलब होता है log A माइनस log B। मैंने केवल इसी धारणा का उपयोग किया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो चल ही रहा है, दोनों को घटा रहे T2 माइनस T1। तो देखो log A का मतलब R0 माइनस log B मतलब ये, तो log R0 माइनस log RT2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, वही log R0 माइनस log RT1, लेकिन माइनस की वजह से ये हिस्सा माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला किस में बदल जाएगा, प्लस में। जनरल गणित है, आप कर लेंगे। प्लस वाले R0 से माइनस वाला R0 कट चुका है, क्या रह जाएगा, माइनस का RT2 और प्लस का RT1। ठीक है, इसको आप कर लीजिए सेट, क्या हो जाएगा, ये सब चल ही रहा है, प्लस वाला पहले लिख दिया RT1 और बाद वाला T2 आ गया। तो इस तरह से log A माइनस B बराबर log A बटे B, तो log RT1 बटे RT2। तो ये आपके पास अंतराली समीकरण हो जाती है। जनरली डेरिवेशन पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो और ज़्यादा नहीं आता, या कई बार ऐसा होता है दो अलग अलग सांद्रताएं दे देता है। ये कहता है कि किसी अभिकारक की 5 मिनट के पश्चात, ठीक है, एक अभिक्रिया दे दी और ये कहता है 5 मिनट पर इसकी जो सांद्रता है अभिकारक की वो है 2.3 गुणा 10 की घात माइनस 2 मोलर। ठीक है, जबकि 8 मिनट पर इसकी सांद्रता 1.2 गुणा 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर रह जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इसको 2.4 मान लीजिए, तो आपको क्या करना होता है, इसके लिए क्या निकालना है, के का मान पूछे, किसका मान पूछेगा, के। तो बोलो T2 दे रखा है 8, T1 दे रखा है 5, 2.303, के का मान ज्ञात करना है।
RT1 की जगह पहली सांद्रता रख देंगे और T2 की जगह दूसरी सांद्रता, आपका उत्तर निकल आएगा। तो इस आधार से अपन चीज़ें निकाल सकते हैं, इसीलिए ये समीकरण बनाई गई है। तो कौन सी समीकरण कहलाएगी? अंतराली। फिर समझ लें एक बार, अंतराली समीकरण का मतलब है दो भिन्न भिन्न समयों के लिए, दो भिन्न भिन्न समयों के मध्य अंतर करके प्रथम कोटि की समीकरण निकालना। प्रथम कोटि की समीकरण थी KT बराबर 2.303 log R0 बटे RT या R। अगर T1 समय है तो R के संग T1 लग गया और T2 है तो T2, क्योंकि ये क्या होते हैं, T1 समय के बाद शेष बची सांद्रता, ये T2 के बाद शेष बची सांद्रता। उसके बाद इनको घटाया है और सिंपल मैथमेटिक्स से हमने ये जो समीकरण है ये प्राप्त कर लिए। तो ये हमारे पास प्रथम कोटि से रिलेटेड जो समीकरण है वो मैंने आपको बता दिए। अब देखें आगे, सुने, यहाँ तक हमारी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के बारे में जो डेरिवेशन थी, गणितीय गणनाएं थी, वो कंप्लीट होती हैं। अब हम जो आते हैं वो आते हैं, अपन ने शुरू में पढ़ा था रासायनिक बलगतिकी है क्या। तो रासायनिक बलगतिकी के लिए हमने पढ़ रखा है कि यह रासायनिक बलगतिकी जो होती है उसमें एक तो पढ़ा जाता है अभिक्रिया वेग के बारे में। तो अभी तक तो हम अभिक्रिया वेग को पढ़ रहे थे, और दूसरा जो पॉइंट पढ़ा जाता है वो है वेग को प्रभावित करने वाले कारक। वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो वेग किसका है? पहली बात तो सीधी सी बात है, अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग ही प्रभावित होगा। तो हम लोगों को वो कारक पढ़ने हैं इस क्रिया में, ध्यान से सुन लें। सबसे पहले अभिक्रिया वेग का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझ लें। अभिक्रिया वेग का सीधा सा मतलब ये होता है कि अभिक्रिया तेज चल रही है या स्लो चल रही है, या तो फास्ट चल रही है या फिर क्या चल रही है, स्लो। फास्ट चल रही है तो वेग ज़्यादा है, फास्ट चलने का मतलब है जल्दी जल्दी उत्पाद बन रहे हैं, स्लो चलने का मतलब है धीरे धीरे उत्पाद बन रहे हैं। अब हमको वो कारक पढ़ने हैं, वो फैक्टर पढ़ने हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हमें वो कारक पढ़ने हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या फिर इसके वेग को कम कर देते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कारक होते हैं हम इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास पहला कारक आता है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। तो इसके लिए क्या बताई गई है, इसके लिए एक द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है और वो कहता है, हमेशा यही बात कहता है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात यदि अभिकारक ज़्यादा मात्रा में होंगे तो अभिकारक के वेग जो है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग कम होता है। तो ठीक है, पहला है हमारे पास अभिकारक की सांद्रता जो अभिक्रिया के वेग को, तो अभिकारक की सांद्रता अधिक होती है तो अभिक्रिया वेग बढ़ता है और कम होती है तो कम होता है। जैसे आपसे पूछा जाए, यदि किसी क्रिया में अभिकारक की सांद्रता 3 मोलर या 5 मोलर रखी जाए, एक बार 3 मोलर रख के देख लिया, एक बार 5 मोलर, तो कौन सी अभिक्रिया का वेग अधिक होगा? तो किसका होगा? 5 मोलर वाले की। तो अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? अभिकारकों की सांद्रता के। दूसरा कारक देखें, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कारक नहीं है, बस जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, मेन तो बात यही है। एक आती है अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, देखो अभिक्रिया होती कैसे है, कैसे सिस्टम है। R मतलब अभिकारक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं CO प्लस O2 और ये बन गया CO। एक लिखा मैंने 2NO प्लस O2 और ये बन गया 2NO। दो अभिक्रियाएं आपके पास लिखी हैं, दोनों क्रियाओं में होता क्या है, अभिकारकों के अणुओं के मध्य बंध टूटते हैं और उत्पादों के बंध बनते हैं।
बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। बंध का निर्माण और बंध का वियोजन ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अभिकारकों के मध्य के बंध टूटते हैं और उत्पादों के मध्य बंध बनते हैं। तो जिन अभिकारकों के बंध आसानी से टूटेंगे उनकी क्रिया भी आसानी से होगी और उनके उत्पाद भी आसानी से बनेंगे। यही सिस्टम आपको याद रखना है। तो अभिकारक की प्रकृति का मतलब यही है, अगर अभिकारकों के बंध परस्पर आपस में टूट जाते हैं और आसानी से उनके मध्य बंध बन जाते हैं। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, कैसे हुई है क्रिया। सबसे पहले CO है, कार्बन और ऑक्सीजन टूटे, इधर से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन टूटे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के संग बंध बनाया। ये 2 कार्बन थे तो दोनों कार्बन टूटे हैं और ये भी ऑक्सीजन टूटे, ठीक है। अब कैसे क्रिया हो रही है, एक कार्बन ने 2 ऑक्सीजन लिए, एक कार्बन ने फिर 2 ऑक्सीजन लिए और क्या बना लिया? CO। तो पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है और बॉन्ड मेकिंग भी। तो जिनमें ये काम आसानी से हो जाएगा, उनमें क्रिया आसानी से हो जाएगी। तो वे अभिकारक जिनमें बंध वियोजन और बंध निर्माण आसानी से हो जाता है, वो उन अभिक्रियाओं का वेग अधिक होता है और जिनमें यह प्रक्रिया धीमी होती है उनका वेग कैसा होएगा? कम होएगा। तो ये 2 क्रिया हमको उदाहरण के रूप में बताई हैं बुक के अंदर। तो उसके अंदर क्या है, इस अभिक्रिया का वेग तो तीव्र होता है और इस अभिक्रिया का वेग कैसा होता है? स्लो होता है। ये तो है फास्ट और वो कैसी है? स्लो। रीजन क्या है? तो रीजन यही है कि इसमें अभिकारक के अणु आसानी से टूट जाते हैं और आसानी से ही बंध बना लेते हैं, इसलिए इनकी क्रिया तीव्रता से हो जाती है और इसकी क्रिया धीमी होती है। तो 2 फैक्टर तो हमारे पास ये हो गए, ठीक है। तीसरा फैक्टर देखते हैं। ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस मैंने कहा जानकारी में जरूर होने चाहिए। तीसरी चीज आती है विकिरण द्वारा उद्भासन। विकिरण द्वारा उद्भासन। उद्भासन का मतलब क्या होता है? शब्द हिंदी का है तो बता देता हूँ। विकिरण की उपस्थिति है एक तरह से। तो कुछ रिएक्शन क्या होती है, जैसे H2 + Cl2, अगर आप इसको अंधकार में करावें यानी डार्कनेस में कराएं, तब तो क्रिया क्या होगी? बनाता तो है HCl, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, कम मात्रा। यानी क्रिया कम मात्रा में बनने का मतलब क्या हो रहा है? ये कम बन रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्रिया बहुत ही धीमी चल रही है। तो कैसी रिएक्शन हो गई? ये स्लो रिएक्शन हो जाएगी, बहुत ही धीमे ढंग से रिएक्शन होती है। 5 दिन में कोई 1 आध मोल जाके HCl बनता है। लेकिन अगर इसी क्रिया में आपने सूर्य का प्रकाश दे दिया, ये किसका चिन्ह है? सूर्य के प्रकाश का, फोटोन कहते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश दे दिया तो ये क्रिया विस्फोटक ढंग से होती है और अधिक मात्रा में HCl बनती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विकिरण द्वारा उद्भासन करने पर कुछ क्रियाओं में, सब में नहीं होता, कुछ क्रियाओं में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। तो 3 कारक आ गए हमारे पास। एक है अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। दूसरा है अभिकारक की प्रकृति, तो प्रकृति अगर आसानी से बंध तोड़ने की और बनाने की है तब तो क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अन्यथा कम होगा। तीसरा है विकिरण द्वारा उद्भासन। तो इसमें आ गया कि यदि अभिक्रिया में अभिकारक, कुछ अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या विकिरणों की उपस्थिति में क्या करती हैं? अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर लेती है, अभिक्रिया तेजी से चलने लगती हैं। तो 3 तो फैक्टर ये हो गए। चौथा फैक्टर देखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको और बड़े परिप्रेक्ष्य में लिख दें, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या होगा? इसका एग्जाम्पल ऐसे है, कोई अभिकारक है R से P। मान लीजिए मेरे पास कोई चौक का टुकड़ा हो, यही चौक का टुकड़ा है। आप देखिए अगर आप इस चौक को इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, तो आप देखें इसकी सारी सतहों को, सारे कणों को स्पर्श नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये कोयले का टुकड़ा है, आपके पास जो जनरल कोयला होता है, आप इसको पकड़ करके देखें कोयले को,
तो आपके हाथ उतने ज़्यादा काले नहीं होते, केवल थोड़ा बहुत हाथ काला होता है कोयले से। कारण क्या है कि उसके केवल बाहरी कण आपके संपर्क में आए हैं। लेकिन आप उसका चूर्ण बना लीजिए कोयले को पीस करके, और अब आप हाथ लगा करके देखिए, आपका हाथ काला हो जाएगा ज़्यादा मात्रा में। कारण क्या है कि उसके अंदर तक के सारे कण निकल करके आ गए। तो जब हम पदार्थ को उसकी ठोस अवस्था को बजाय किसी मोटे कण की बजाय और किस में बदल देते हैं, चूर्ण में बदल देते हैं, तो बोलो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखिए आपके पास चौक है, ये वाला कण, ठीक है। अगर मैं, अब मेरे हाथ तो खैर गंदे हो रहे हैं, अगर मैं इसको इस जगह पर स्पर्श करता हूं तो आप देखिए इस चौक का ज़्यादा हिस्सा मेरे संपर्क में नहीं आया है, केवल बाहरी सतह संपर्क में आई है। लेकिन अगर मैं इसको पीस करके बारीक चूर्ण कर दूं तो बोलो अंदर तक के सारे कण मेरे संपर्क में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल जो था, कणों का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ये यही कहना चाहता है, यदि अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाए तो बोलो क्रिया करने वाले कण भी ज़्यादा हो जाएंगे कि नहीं होंगे। जैसे आप ये समझे, ये किसका टुकड़ा है, कोयले का टुकड़ा है। तो कोयले के टुकड़ा का अभी जब क्रिया करेगा तो केवल कौन सी सतह करेगी, ऊपर ही ऊपर की करेगी, अंदर के कण क्रिया के लिए प्रयुक्त ही नहीं होंगे। चूर्ण करते ही क्या होगा, जैसे मान लीजिए तो इसका चूर्ण हो गया, तो बोलिए अंदर बाहर सब जगह के कण बाहर निकल आएंगे कि नहीं निकलेंगे। अंदर तक के कण जब बाहर निकल आएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कण भी क्रिया कर सकते हैं। तो अगर क्रिया कारकों की संख्या बढ़ जाएगी तब भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। बताया था अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है तो वेग बढ़ता है। तो यही बात है, अभिकारक एक मोटे या बड़े कण की अपेक्षा चूर्णित अवस्था में अपना अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदर्शित करते हैं, और जितना अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है उतना ही अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग जो होगा वह पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती है। बात समझ में आ गई होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहली बात तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते किसे है, तो कोई भी कण का आसपास का फैलाव ही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम जानते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए आप, एक तो उसकी केवल बाहरी सतह को देखेंगे तो हम बाहरी सतह के हाथ लगा लें, ठीक है। एक उसको पूरा पीस लीजिए तो आप देखते हैं पीसने से क्या होगा, बर्फ़ के अंदर तक के कण भी बाहर निकल करके आ जाते हैं, और अब हमें बर्फ़ जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस होती है बजाय पहले के। उसके पीछे कारण ये है कि उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ चुका है। तो हम इस पॉइंट में यही कहते हैं कि अभिक्रिया वेग पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यदि किसी अभिकारक को उसकी ठोस कणीय अवस्था की अपेक्षा चूर्णित अवस्था में लिया जाए तो चूर्ण बनाने पर उसके सारे कण अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदर्शित करते रहता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो फिलहाल अपन ये 4 कारकों पर ही विराम देंगे, क्योंकि अब जो 2 कारक हैं, 2 कारक मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है 5वां कारक ताप, और 6वां है उत्प्रेरक। अभी तक के कारक इतने महत्वपूर्ण नहीं है, केवल समझने के थे, थ्योरेटिकल है। ये दोनों कारक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ताप से या उत्प्रेरक से, कि उत्प्रेरक। अब एक बात और समझ लें, आखिरकार हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं भाई एक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे दौड़ते समय पे दोनों केस हो सकते हैं, कब तो हम और तेज दौड़ सकते हैं और कब हम क्या कर सकते हैं, स्लो दौड़ सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए हमने दौड़ स्टार्ट करी, अगर हमें कोई ये कह दे कि अगर तुम दौड़ में जीत जाओगे तो तुम्हें 21,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा, बोलिए आपकी दौड़ अपने आप बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी। मोटिवेशन से जो भी प्रलोभन है पुरस्कार का किसी से भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये कारक तो ऐसा हुआ जो आपके वेग में वृद्धि कर देता है। एक दूसरा ये कह दे कि भाई जो ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा उसको 5 किलोमीटर और दौड़ना पड़ेगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको और दौड़ना पड़ेगा। बोलो ये कारक क्या करेगा, बोले हमको दौड़े यार, एक्स्ट्रा क्यों दौड़ेंगे इतना, तो हमारे जो वो है वेग वो कैसा कर देंगे, हम स्लो कर देंगे। ऐसी जब एक अभिक्रिया चलती है R से P, तो हम ये पढ़ रहे हैं कौन कौन से अभिकारक तो इसके वेग को बढ़ा देते हैं और कौन से कम कर देते हैं। 4 हमने पढ़ लिए। ये 2 कारक ऐसे हैं, ताप और उत्प्रेरक, ये दोनों ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे। लेकिन कैसे बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमें काफ़ी स्टडी करना पड़ेगा। तो कल की पूरी क्लास इन दोनों से संबंधित ही रहेगी। बाकी आज के लिए थैंक यू।